ऑर्डर नंबर 30। 30 क्या बोलता है? सूट बाय और अगेंस्ट फर्म, सॉरी, एंड अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन नेम्स अदर देन देयर ओन फर्म। अभी देखो, फर्म अलग होती है, कंपनी अलग होती है। ठीक है। फर्म एक प्राइवेट पर्सन चलाता है, वो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है। विक्की? मैम कंपनी भी तो प्राइवेट चलाता है, प्राइवेट कंपनी होती है। हाँ, बता रही हूँ मेरा ये उजमा का हैंग हो गया है, तो मेरे इधर से कोई वॉइस प्रॉब्लम? नो मैम। नो, क्लियर है मैम। ये उजमा का क्या हो गया फिर, पता नहीं। मैम उसका उजमा फिर से लॉग इन करो यहाँ तो। हाँ। उसका उसका वाईफाई का पेमेंट पे खत्म हो चुका है, ये पे नहीं किया, मोबाइल से इंटरनेट से कर रही है। अच्छा, इसलिए शायद। इसीलिए। मैम कंपनी तो तीन बार होती है ना, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और हाँ पब्लिक हाँ कंपनी। हाँ हाँ हाँ, फर्म और कंपनी के बीच में डिफरेंस मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को नॉलेज होगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जहां पर फर्म आ जाती है ना, वहां पर अलग चीजें हो जाती है। देखो, कंपनी तो अपन डायरेक्टर्स को पकड़ के मार सकते हैं, डायरेक्टर्स को ऊपर भी केस कर सकते हैं। लेकिन जहां पर पार्टनरशिप आ गई, ठीक है, अब हो सकता है कि देखो, एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एक होता है पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? एक ही बंदा फर्म को लेके चला रहा है। ठीक है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो फर्म भी हो सकती है। ठीक है, अपन जस्ट समझने की बात है। तो यहाँ पे फर्म की बात की जा रही है, तो कौन सा फर्म भाई? तो सूट ऑफ पार्टनर्स इन द नेम ऑफ फर्म, एनी टू और मोर पर्सन। अभी हम लोग है ना, बचपन यानी कि जब हम कॉलेज में 10वीं पूरी की होगी ना, जब हम 11वीं में आए होंगे, तो हमें ये पता होगा कि जब कोई पार्टनरशिप होती है तो दो और दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप बिजनेस बनाते हैं, पार्टनरशिप चलाते हैं, तो वो लायबल होते हैं बिजनेस चलाने के लिए। तो अगर पार्टनरशिप करनी आसान होती है, पैसा भी भर दिया, लेकिन उसको चलाना, मेंटेन करना, जब भी केस आ जाता है किसी के ऊपर, वो पार्टनर बोलेगा मैं क्यों करूं, दूसरा पार्टनर बोलेगा मैं क्यों करूं, तो हर किसी की लाइबिलिटी तो बनती है। पैसे देने के लिए तो सब बराबर होते हैं, कोई जितना भी शेयर लेके आएगा उसके अकॉर्डिंग उससे पैसे वसूल किए जाते हैं। तो जहां पर केस आ जाता है ना, तो ये पार्टनर्स है ना, बहुत दिमाग से ये हो जाते हैं कि अरे केस हो गया हमारे ऊपर। तो थोड़ा एक इरिटेशन पार्ट ये हो जाता है कि केस होने के बाद कैसे करेंगे। तो मे बी सूड और सूड इन द नेम ऑफ द फर्म। ठीक है। कोई ये नहीं जानता उजमा कौन है, कोई ये नहीं जानता फारा कौन है, कोई ये नहीं जानता विक्की कौन है, लेकिन ये जानते हैं कि इनके फर्म का नाम है जो भी है। ठीक है। समझो लैंग्वेज ऑफ लॉ आपके फर्म का नाम है। तो लैंग्वेज ऑफ लॉ जो है वो उसी को पकड़ा जाएगा, और उसके बाद में आप लोगों को पकड़ा जाएगा। तो यहां पर जब नेम ऑफ द फर्म आ जाता है, तो सच पर्सन्स वर पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। हो सकता है कि उजमा बीच में छोड़ के चली गई हो, उजमा को कंपनी पसंद नहीं आई, कि नहीं मेरे को नहीं जम रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आई एम नॉट ओके विद दिस, मुझे छोड़ना है। तो जब कॉज ऑफ एक्शन यानी कि जब केस बना था, तब उस्मा उसमें थी। जब केस स्टार्ट हुआ था फर्म के ऊपर, अगर तब उसमें वो थी, तो पार्टी टू द सूट में इन सच केस अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ स्टेटमेंट। कोर्ट के पास, अभी देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सारी जानकारी हो ये तो जरूरी नहीं है ना। मुझे इस फर्म के ऊपर लैंग्वेज ऑफ लॉ के ऊपर केस करना है, मुझे करना है, लेकिन मुझे आप लोगों की पूरी पूरी जानकारी नहीं है। आप कहाँ रहती हो नहीं मालूम, आपका एड्रेस क्या है नहीं मालूम, आपके कौन से फॉर्म में कौन कौन है नहीं मालूम। तो जब कुछ हुआ था तो नहीं मालूम, तो इसके लेकर क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि सर इन लोगों का नाम, इन लोगों का एड्रेस, इन लोगों का टाइम जब ये सारी चीजें हुई थी, तो ये पार्टनर्स थे, वो हमें दिलवाया जाए। यानी कि सामने लैंग्वेज ऑफ लॉ को कहा जाए कि आप अपनी पूरी स्टेटमेंट को कोर्ट में लेके आओ, और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। के बाद में सब रूल 2 क्या बोलता है?
where a person sued or accrues sued partners in the name of the firm, it shall any pleading, कोई भी pleading, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है इस कोड के अंदर, उसको साइन करवाया जाना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, या प्लेंटिफ ऑफ द डिफेंडेंट्स सच प्लीडिंग और अदर डॉक्यूमेंट साइंड वेरीफाइड बाय एनी ऑफ सच पर्संस। अभी हो सकता है ना कि उस्मा तो निकल गई, फारा बैठी हुई है उधर, तो अगर फारा ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, साइन कर दी, वेरीफाई कर दिया, तो ये समझा जाएगा कि लैंग्वेज ऑफ लॉ जो है वो यही है, इसमें यही पार्टनर्स है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज यही है। जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब ये लोग थे, बिजनेस अब उसे नहीं समझ में आया, वो छोड़ के गई, लेकिन छोड़ के जाने से पहले वो अगर वाइंड अप करके गई है, आपस की कोई चीजें करके गई है, तो उस हिसाब से वैसी स्टेटमेंट फारा को कोर्ट में देनी पड़ेगी, क्योंकि वो साइन कर रही है, मतलब लीगल एंटिटी यानी कि लीगल अथॉरिटी ले रही है, चीजों का कंट्रोल रह रही है। पार्टनर, मैं पार्टनर हूं, मैं सब करूंगी तो कर, आ जा कोर्ट में, हम अभी तुझे देख लेंगे। ठीक है, तो यही है अपना स्टार्ट, जो अपना स्टार्ट है ऑर्डर 30 का, जो कि फर्म के अगेंस्ट है और बिजनेस के अगेंस्ट है। ठीक है, चलो। हाँ, चलो। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो भी नोटिस कोर्ट से आता है, तो ये माना जाएगा कि वो नोटिस टू पार्टनर अगर है, किसी भी पार्टनर को है, तो मतलब फर्म को नोटिस है। समझा, ये बहुत टेक्निकल होता है। इसी केसेस के ऊपर केस डिसमिस भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप टेक्निकलिटी पॉइंट से बराबर केस को नहीं चलाओगे, क्या होता है, बहुत सारे जजेस है ना, सीख के आते हैं कि पहले फर्म का नाम होना चाहिए, उसके बाद में थ्रू होना चाहिए कि थ्रू पार्टनर्स, या उनके जो सेक्रेटरी है या उनके जो चेयरमैन है, उन सबको पार्टी बनाया गया है कि नहीं, नेसेसरी पार्टी ली गई है कि नहीं। हमने क्या ऑर्डर नंबर 1 में नहीं पढ़ा था नेसेसरी पार्टनर के बारे में, ऑर्डर नंबर पढ़ा था या नहीं? मैम यस पढ़ मैम, रहे हैं। नेसेसरी पार्टीज टू सूट। तो देखो जहां पर, यहाँ पे क्या है ना कि जब कोई हिंदू फैमिली हो जाती है वो पार्टनरशिप, अब आपको पता है ना कि कर्ता जो होता है वो अपना हिंदू फैमिली को चलाता है, यानी कि देखो, कर्ता को अगर नोटिस आता है, मतलब ये समझा जाएगा कि पूरी फैमिली को इस चीज की जानकारी है, क्योंकि बिजनेस वो चला रहा है, सारी बातें वो कर रहा है। सुना होगा ना कर्ता के बारे में आप लोगों ने कि नहीं? यस मैम। चलो, डिस्क्लोजर ऑफ पार्टनर्स नेम। अब पार्टनर्स नेम का डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, जहां पर सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है, यानी कि सूट किया गया है, तो जहां पर स्टे लगाना है या कुछ भी करना है, तो जो आपको तो देखो पता है ना कि पार्टनर्स का नाम डिस्क्लोज करने से ही पता चलेगा कि सूट किस पार्टनर के खिलाफ है, यानी दूसरे पार्टनर्स का नाम कौन बताएगा, वो पार्टनर बताएगा जो उस फर्म को चला रहा है, क्योंकि सब लोग लाइबल होंगे। तो हमें पता नहीं है ना कि पार्टनर्स का नाम क्या है, या कोई भी पर्सन कोर्ट में अगर बोल सकता है कि मैं पार्टनर हूं और मैं सारी चीजों को करूंगा, तो कोर्ट बोलेगी ओके, अब लाइबिलिटी हम तेरी लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब सूट इंस्टीट्यूट होता है बाय पार्टनर्स इन द नेम ऑफ द फर्म, the plaintiff or a pleader shall demand in writing on the behalf of any defendant to declare the names and the place। देखो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हमें जानकारी नहीं है कि उस पार्टनरशिप में कौन कौन सा बिजनेस कर रहा है, किसकी लायबिलिटी कितनी है, कौन कहाँ रहता है, कौन किस तरीके का बिजनेस करने आया है वो पार्टनरशिप में। तो कोर्ट एप्लीकेशन देगा प्लेंटिव, और कोर्ट क्या करेगी, प्रतिवादी को डायरेक्शन देगी कि आप सारी चीजों को जानकारी के तौर पे हमें बताएं। ठीक है, समझ रहा है क्या नहीं? जी मैम। ऐसे यस क्यों yes, नहीं मैम। लग रहा है कि वो समझ रहा है भाई? नहीं मैम, आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ।
where the plaintiffs or their pleader fail to comply with the demand notice. In subrule 1, all the proceedings in the suit may, upon the application, be stayed upon the terms as the court may direct. यानी क्या हो जाएगा, स्टे लग जाएगा। जब तक लिस्ट प्रोवाइड नहीं होती है, जब तक सारी जानकारी हासिल नहीं होती है, तब तक कोर्ट क्या करेगी, स्टे लगा देगी। स्टे लगाने का मतलब क्या होता है, केस नहीं चलेगा जब तक वो सारी जानकारी, वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है कि कौन किसका क्या है, कौन से पार्टनर्स कैसे काम करने वाले हैं, उनके नाम क्या है, उनका बिजनेस क्या है, उनका रेसिडेंस क्या है, सारी चीजों की जानकारी देने तक कोर्ट क्या करेगी, स्टे लगा देगी। तो जब जब जितने भी प्रोसीडिंग्स है केस में, तो फर्म के नाम ही होगा। जितने भी प्रोसीडिंग्स चलेंगे, आपको पता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, फर्म के नाम पे डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, जहां पर नेम ऑफ द पार्टनर्स को डिक्लेयर किया गया, तो वैसे ही क्या होगा, सूट प्रोसीड हो जाएगा, केस चलने लगेगा। तब तक क्या था, जब तक नहीं था जानकारी तब तक स्टे लगाया गया था। अब जानकारी हासिल हो गई है तो स्टे को हटा के क्या हो जाएगा, केस चलाया जाएगा। प्रोविजो क्या बोलता है कि all the proceedings shall nevertheless continue in the name of the firm, but the names of the partners are disclosed in the manner specified shall be entered in the decree. अब देखो यहाँ पर ना, ये पार्टनर्स के नाम क्यों पूछे जाते हैं मालूम है, क्योंकि जब डिक्री होगी, जब प्रॉपर्टी की अटैचमेंट होगी ना, तो सब इनके सारे प्रॉपर्टी के एसेट्स को भी लिए जाते हैं कि तुम तुम्हारे घर से लेके आओ अभी जाके। तो डिक्री के वजह से इनके नाम होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाद में अगर अटैचमेंट करनी है तो किससे पकड़ेंगे, फर्म को खुद थोड़ी पकड़ेंगे, फर्म तो आर्टिफिशियल हो गया। फर्म तो खाली अभी लैंग्वेज ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ नाम है, लेकिन अंदर में देखो कौन है, उजमा है, फारा है, मेनका है, सब विकी है, सब आप जो भी लोग यहाँ पे हो, तो वो सब लोगों को लिया जाता है ना। बाद में आप लोगों को पकड़ा जाएगा ना, फर्म को थोड़ी पकड़ा जाएगा, फर्म का तो नाम है सिर्फ। आ रहा है समझ में? यस मैम, जी आ मैम। रहा है। मैम वो आर्टिफिशियल बॉडी है बस। बस ये सिर्फ आर्टिफिशियल बॉडी, आपको बस इतना ही समझ के चलना है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो। अब सर्विस की बात मैं बता दूं कि व्हेन द पर्सन्स आर सूड एज अ पार्टनर इन द नेम ऑफ द फर्म, द समन शैल बी सर्व। अभी किससे समन सर्व किया जाएगा, ठीक है, तो डिफेंडेंट को समन किया जाता है। तो जिसका एक पार्टनर को अगर समन्स दिया जाए, तो क्या ये माना जाएगा कि सबको सर्विस हुई है? तो यहाँ पे आप सब क्लॉज ए यस में मैम। देखिए, अपॉन एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स, एक पे किसी एक पार्टनर को समन दिया जाए, या उससे ज्यादा को भी दिया जा सकता है, लेकिन एक को दिया गया मतलब ये पता चल जाए कि सबको दिया गया है। सब क्लॉज बी क्या बोलता है, द प्रिंसिपल प्लेस एट विच द पार्टनरशिप बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस का मतलब क्या होता है, जो जगह पे ये लोग काम करते हैं, इनकी ऑफिस, मेन ऑफिस, जहां पर वो एक सर्विस मैनेजर बैठा हुआ है, उसको दे के आ गए, तो भी ये माना जाएगा कि सर्विस हो गई। भाई पार्टनरशिप बिजनेस तो वहीं चलता है ना, सारी चीजें तो वहीं चल रही है ना। तो मैनेजर को अगर दिया जाए तो ये समझा जाएगा ना कि सर्विस, उसको गुड सर्विस कहा जाता है, कि अगर जो मेन ऑफिस में पार्टनर्स काम करते हैं, वहां पर जाके उन्हें सम्मन्स की सर्विस करवाई जाए, तो ये माना जाएगा कि वो एक गुड सर्विस है। ठीक है। प्रोविजो ये बोलता है कि अगर पार्टनरशिप हैज बीन डिसॉल्व्ड, यानी क्या हो गई है कि आप लोगों की आपस में बनी नहीं, आपने क्या बोला कि चलो खत्म करते हैं, पार्टनरशिप नहीं रहना, ठीक है, डिसॉल्व टू द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, यानी को वादी को पहले से ही पता था कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, सूट की यानी कि केस करने से पहले। द समन्स शैल बी सर्व अपॉन एवरी पर्सन within whom is sought to make liable, यानी क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि प्लेंटिफ को अगर पहले से ही पता था कि पार्टनरशिप फॉर्म केस जो है पहले से ही डिसॉल्व हो गई है, तो हर एक पार्टनर के ऊपर क्या कराना पड़ेगा, समन्स को सर्विस करवाना पड़ेगा और उन्हें बुलाना पड़ेगा कि भैया आओ। समझे सर्विस, यस मैम। गुड सर्विस समझा, एक पार्टनर को सर्विस करी यस गई मैम। समझा, प्रिंसिपल प्लेस यस समझा, मैम। सर्विस कंट्रोल, यस मैम। चलो यस प्रोविजो भी मैम। समझ गए। यस मैम। राइट टू, सॉरी, राइट टू सूट ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी एक पार्टनर मर गया, तो यहां पर
हमने जो सेक्शन 45 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा गया है कि दो या दो से अधिक लोगों को पार्टनर करके लिया जाता है। तो इस प्रोविजन के अंदर जब सूट को इंस्टीट्यूट करना पड़ता है तो क्या करोगे? किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेना जरूरी है क्या, या कि जरूरी नहीं है? मैम इसमें जरूरी नहीं है। मैम यस, ये मैम पूछा जाता लीगल है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो रिप्रेजेंटेटिव को तब लेना रहेगी इसमें ना बिल्कुल। जब हाँ, मेन बंदा अनअवेलेबल होगा, या वो ये हो जाए, मर जाए या कुछ हो जाए, तभी तो लेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो शुरुआत में नहीं लेते। हाँ, इसमें नहीं लिया जाएगा लीगल इसमें जरूरी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव को, इसमें जरूरी नहीं है। ये पूछा जाता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नथिंग इन सब रूल वन शैल लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट एनी राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव में टू अप्लाई मेड टू द पार्टी टू एनफोर्स एनी क्लेम। अभी देखो क्या होता है, कोई क्लेम की बात आ जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेशन अगर खुद से कोर्ट में आके बोलता है कि सर मुझे ऐड किया जाए एज अ पार्टी, तो कोर्ट उसको ऐड कर सकती है, क्योंकि वो खुद से आ रहा है। ठीक है, कि मेरे पिताजी इस फॉर्म में पार्टनर थे, अब वो मर गए हैं, मैं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ रहा हूँ कोर्ट में, जो भी लाइबिलिटी होगी मैं भर के देने के लिए तैयार हूँ, तो कोर्ट बोलेगा वेलकम, आ जाओ। या उसमें ऐसा से कौन कुछ करेगा? निकालना है। हाँ, देना होगा तो कोई नहीं आएगा, निकालना होगा तो आएगा। हाँ। तो यही होता है कि सर्वाइवर्स की बात जो बोली गई है ना, वो इसीलिए बोली गई है क्योंकि देखो कब आता है पता है लीगल, जब पैसा लेने की बात होती है ना, जब क्लेम की बात होती है ना, तभी ये लोग आते हैं, तभी ये कोर्ट में अपने आप को ऐड कराते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। इसीलिए बोला गया इसको जरूरी नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करने के लिए। जब पैसा लेने की बारी आएगी तो देखो कैसे ये मतलब अपने भी नहीं रहेंगे ना, तो भी खड़े हो जाएंगे, हाँ हाँ, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। समझा? जी मैम। चलो, रूल नंबर 5 बोलता है नोटिस इन व्हाट कैपेसिटी सर्व। अभी देखो, प्रिंसिपल मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा ना कि वहां पर अगर मेन ऑफिस में हम सम्मन्स को सर्विस करवाते हैं और उनकी कैपेसिटी में ये है कि उनका मैनेजर ही उस ऑफिस में बैठता है, अगर वो बैठता है तो बस उसको ये समझ के देख के आ जाने का। अगर वो डिफॉल्ट करता है, कौन? मैनेजर, वो बोलता है नहीं मैं नहीं लूंगा, पार्टनर्स नहीं है, तो फिर भी ये माना जाएगा कि उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में उनको सर्विस करवाया जा रहा है। समझा? यस मैम। यस मैम, ये तो जनरल रूल है कि अगर ये तो सर्विस जनरल, करवा दिया है। हाँ बस ये यस जनरल रूल है। अभी ये आप जो आगे देखोगे ना, ये सब खचर बचर है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, पर ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। वरना देखो पार्टनरशिप को लेकर तो हम 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए, अगर आपने कॉमर्स पढ़ी होगी तो। नो मैम, नहीं था कॉमर्स। ठीक है, चलो। नहीं मैम, मार्क्स वाले। अपीयरेंस ऑफ पार्टनर्स, रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि देखो, जो पार्टनर्स है उन्हें अगर वो लोग आ सकते हैं तो कोर्ट में एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में आके बोल दे कि जो भी लाइबिलिटी फर्म की होगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोर्ट बोलेगी आ जा, वेलकम। तो जो पर्सन्स को सूव करना जाना है तो वो क्या होंगे? इंडिविजुअली अपीयर होंगे जिन जिन के नाम होंगे, बट ऑल द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग शैल नेवरदलेस। देखो अभी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है, यानी कि एक और भी केसेस चल रहे हैं, तो उनको लेकर नहीं होगा। जो जिन जिन के नाम है ना, उन्हें कोर्ट बुलाएगी, उनको बोलेगी कि आप एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी आपका ये था परसेंटेज था, जो भी शेयर था वो भर के खत्म कर दीजिए। ठीक है। यस मैम। देखो जो पार्टनर होते हैं ना जिनमें सम्मन्स, आप जनरल में आपको बता देती हूँ कि अभी देखो यहाँ पे रूल नंबर 7 जो है ना, वो आपको डायरेक्टली ये बात बताएगा कि नो अपीयरेंस एक्सेप्ट बाय अ पार्टनर। तो पार्टनर को अगर सम्मन्स दिया गया है या मैनेजमेंट को दिया गया है, तो पार्टनर को नेसेसरी है, दूसरे पर्सन को जरूरी है कि अपीयर होना कोर्ट में आके? नहीं। जिनका पार्टनरशिप बिजनेस है बस उनको अपीयर होना है। अगर आपकी नॉन अपीयरेंस हो जाती है तो आप लायबल हो जाओगे। तो वेयर द समन्स इज सर्व इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल नंबर 3 अपॉन अ पर्सन हैविंग द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट,
अगर फारा ये बोल दे कि मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं ही पार्टनर हूँ, सारा देखभाल मैं ही करती हूँ, मेरा ही ये फॉर्म है, मेरे ही नाम से है, तो अगर वो इस चीजों की बात करती है तो कोर्ट उसको क्या बोलेगी, आजा, हम तेरे से लेते हैं, वसूली हम तेरे से ही करेंगे। अगर अनलेस ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म सूड। ठीक है। यस मैम। मैम अपीयरेंस अंडर मैम ऐसा काहे प्रोटेस्ट। बोलेगी, ऐसे बोलेगी ही नहीं। अरे लेकिन अगर वो समझ बोलती है कि मेरा पूरा कंट्रोल है मैनेजमेंट के ऊपर, मैं पूरी चीजें मैं देखता हूँ, और मुझे ही सब आता है, मैं ही करती हूँ। देखो किसी किसी को ना ऐसा क्यों बोले कि इसीलिए तो बोला गया ना कि नो अपीयरेंस एक्सेप्ट बाय द पार्टनर्स, अगर कोई सम्मन्स को सर्व किया गया है, जो रूल नंबर 3 में हमने देखा, हैविंग द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि अगर उजमा ये बोल दे कि मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं ही पार्टनरशिप बिजनेस चलाती हूँ, काहे बोलेगी ये दूसरी बात है। लेकिन अगर वो बोल रही है उसके बाद नो नो अपीयरेंस बाय हिम शैल बी नेसेसरी अनलेस ही इज अ पार्टनर, यानी कि दूसरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब होलेंस और उस्मा बोलती है कि मैं उसकी पूरी पूरी ये लेती हूँ, ये फर्म मेरा है, यहाँ पर जो भी लाइबिलिटी बनेगी कोर्ट में मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो कोर्ट क्या बोलेगी, हमें मंजूर है, दूसरे पार्टनर को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। जब ये होल एंड सोल उसकी चीजों की पूरी ये ले रही है कि मैं ही अथॉरिटी हूँ, मैं ही चलाती हूँ, मेरे ही सारे काम चलते हैं यहाँ पर, खत्म हो जाएगा। समझा कि नहीं? यस मैम। जी मैम, जी मैम। यस मैम। नहीं आपको विक्की फिर भी कंफ्यूजन है तो बोल लो। नहीं मैम, समझे तभी तो पूछे हैं। हाँ पर कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है माइंड में। अब रूल नंबर 8 बोलता है अपीयरेंस अंडर प्रोटेस्ट। पहले तो आप यहाँ पर पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिख दो समन, दूसरे पॉइंट में लिखो एप्लीकेशन, तीसरे पॉइंट में डिफेंस, चौथे पॉइंट में कोर्ट। लिखा? फर्स्ट पॉइंट में समन्स, सब क्लॉज 2 में एप्लीकेशन, सब क्लॉज 3 में डिफेंस, सब क्लॉज 4 में कोर्ट। लिखा? यस मैम। चलो। अपीयरेंस अंडर प्रोटेस्ट, any person served with summons as a partner under rule 3 may enter as a appearance under a protest denying that he was a partner at any material time। ठीक है, मैं पार्टनर नहीं हूं, अगर वो प्रोटेस्ट करता है कि भैया मैं पार्टनर ही नहीं हूं, मेरे को उस मटेरियल टाइम पे मैं था ही नहीं, तो मैं उससे बंधा हुआ ही नहीं हूं। ठीक है, ये फर्स्ट क्लॉज बोलता है। सेकंड क्या बोलता है, एप्लीकेशन के बारे में क्या बोलता है यहाँ पर, on such appearance he being made, either the plaintiff or the person entering the appearance may at any time before the date fixed for hearing and final disposal of a suit apply to the court for determining whether the person was a partner of the firm and liable to such। यानी कि अगर उनमें से कोई एप्लीकेशन लगा देता है, जब सूट शुरू होने से पहले जो फिक्स हियरिंग के लिए फिक्स किया गया है, उस समय वो पार्टनर बोल दे मैं पार्टनर था ही नहीं, मेरा कुछ यही नहीं है इसमें, और वो प्रोटेस्ट करता है उस बात को, ठीक है, मैं पार्टनर फर्म का था ही नहीं, तो मेरी लायबिलिटी बनती कैसे है यार, मेरी लायबिलिटी बनती ही नहीं है ना? समझ रहे हो कि नहीं? जी मैम। जी मैम। अब तीसरी बात डिफेंस की बात की जा रही है कि जब ऐसी एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट क्या करता है, इस इंक्वायरी करता है कि वो उस समय पार्टनर था या नहीं, और अगर पर्सन जो फाइल किया है और अपनी चीजों को डिफेंस में डिनाई करता है कि मेरी लाइबिलिटी बनती नहीं है, मेरा क्लेम अगेंस्ट डिफेंडेंट है ही नहीं, तो वो क्या होगा, उस पर्सन के सब राइट को डिफेंड फर्म लाइबिलिटी करेगी, डिफेंस हो जाएगा वो सारा। ठीक है, डिफेंस में अगर वो डिनाई कर दे कि मेरी लाइबिलिटी बनती ही नहीं है, क्लेम मेरा है ही नहीं, कौन करेगा डिफेंस में डिनाई, डिफेंडेंट। समझा? यस मैम। यस मैम। अब फोर्थ क्या बोलता है कोर्ट के बारे में, कि अगर कोर्ट क्या करेगी, सच पर्सन वाज नॉट अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर था ही नहीं, वो लायबल है ही नहीं, तो शैल इंक्लूड द प्लेंटिफ अदरवाइज सर्विंग द सम्स ऑन द फर्म
and proceeding with the suit, but that event the plaintiff shall be precluded for alleging the liability of that person as a partner in execution of any decree. देखो कैसे बोला गया यहाँ पर कि अगर वो पार्टनर था ही नहीं उस मटेरियल टाइम पर जब पार्टनरशिप के फॉर्म में थी, तो इस केस में क्या होगा, प्लेंटिफ को बुलाया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि अगर वो पार्टनर है नहीं तो उससे लायबिलिटी हम ले कैसे। समझा? तो उसकी पर्सन की क्या हो जाएगी, लायबिलिटी टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, यानी कि माफ कर दी जाएगी। ठीक है? यस मैम। सिर्फ आपको ही समझ में आ रहा है? मैम आ रहा है। कि कंफ्यूजन है? आप लोगों का चेहरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई नहीं वीडियो मैम, किया ये ही सब नहीं तो है। जेन्युइन है। हाँ हाँ, क्या बोल रही हो? मैम ये सब तो जेन्युइन है। जब एक बंदा देने को तैयार है तो बाकियों को क्यों देते इतना भी। है तो पूरा बेसिक, लेकिन मेरा काम है ना आपको पूरा समझाना बेटा। यस मैम। रूल नंबर 9, सूट्स बिटवीन को पार्टनर। की पार्टनर का पार्टनर, तो पार्टनर के अगेंस्ट केस कोर्ट इंक्वायरी, तो फर्म की लायबिलिटी एसेट्स कितनी शेयर होगी, किस पार्टनर का कितना है, उस हिसाब से को पार्टनर का रोल बनता है। तो क्या होगा, जब कोई ऑर्डर हुआ है तो किसमें, सूट में, बिटवीन अ फर्म या वन और मोर पार्टनर, and a suit between the firm having one or more partners in common, but no execution shall be issued in such suit except by the leave order court। यानी दो फर्म है, यानी लैंग्वेज ऑफ लॉ एक कोर्ट है, लैंग्वेज ऑफ लॉ एक है, और दूसरी भी एक फर्म है जिसमें मैं दोनों में पार्टनर्स हूँ। ठीक है? उसमें भी हूँ, इसमें भी हूँ। तो अगर उसकी लायबिलिटी वहां पे एडजस्ट करवानी है या कुछ भी करना है, तो कोर्ट से इस बात की परमिशन ली जाएगी कि भैया ऐसे कुछ है, इनके डायरेक्टर्स वो भी है, इनके डायरेक्टर्स ये भी है, तो होगा क्या एडजस्ट। तो उसके हिसाब से कोर्ट इंक्वायर करेगी, और उस जब क्या होगा एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ये सारी चीजों को लिया जाएगा, वरना ये सारी चीजें नहीं ली जाती है। फर्म में जो पार्टनर है वही लायबल होंगे, दूसरे फर्म में भी अगर पार्टनर है तो वहां से थोड़ी उसको पैसा उठा के बोला जाएगा कि ठीक है उधर से निकाल के यहाँ पे दे दे। समझे? यानी मैम सेकंड फॉर्म जो है वहां से कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई एग्जीक्यूशन चीज करनी है तो आपको इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैम ठीक यानी है? जो जहाँ प्रेजेंट रहेगा वहीं पे लाइबल होगा। यस यस यस, जहां पे प्रेजेंट होगा वहीं पे लायबल होगा। ऐसे तो फिर बस चल पड़े यार, फिर तो कोई भी उठ के मुंह उठा के आ जाएगा। अब सब रूल 10 क्या बोलता है, सूट अगेंस्ट अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ नेम अदर देन हिज ओन। जहां पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाती है, ठीक है, अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि इनकी पार्टीशन नहीं हुई है, इनके शेयर्स को डिवाइड नहीं किया गया है। हमने एक ऑर्डर में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद मैम होगा ज्वाइंट तो। फैमिली, मैम ज्वाइंट फैमिली। हाँ, कहाँ पे पढ़ा था जॉइंट फैमिली? तुम भुला रहे हैं बट कहाँ पे पढ़े थे। पढ़ा था? पढ़े तो थे, लेकिन कहाँ पढ़े थे वही तो पूछ रही हूँ मैं, याद करके मुझे बताना। सूट जी अगेंस्ट अ मैम। पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ नेम अदर देन हिज ओन नेम, एनी पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ नेम एंड स्टाइल ऑफ हिज ओन नेम, और a Hindu undivided family carrying on a business under any name may be sued in such name or style as it was the firm name। ये देखो, हिंदू जॉइंट फैमिली में अभी करताल लगाता है सब कुछ, तो जो उसके फर्म का नाम होगा उसी हिसाब से ऑर्डर करवाया जाएगा, और उसी हिसाब से उससे पैसे लिए जाएंगे, लाइबिलिटी जो होगी उस फर्म के नाम से पैसे उठा के दे दिए जाएंगे, वहीं पे खत्म हो जाएगी स्टोरी। हो गया अपना, हेलो। 30 भी हो गया।